हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चों इस वाले वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने लगा था क्योंकि मैं डिटेल में चीज़ों को समझा रहा था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक ही उसमें रखा। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा का पूरा 12 तक के जो क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करेंगे, चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए। ठीक है, बाकी तुमने अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तुम्हें पिछले वीडियोस मिल जाएंगे अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो किसी भी क्वेश्चन में। तो चलो शुरू करते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या है, हमसे कह रहा है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ई पर। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हम लोग, फिर उसके डायगोनल्स बनाएंगे जो कि पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करेंगे। हमसे कहा गया ये वाला एंगल 70 डिग्री का रहेगा, ये एंगल 30 डिग्री का रहेगा। हमें ये एंगल फाइंड करना है और ये भी बोला है कि अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखो ऐसे तुम लोगों को कुछ तो समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसका डायग्राम ना बना दूं। तो मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू चलो डिटेल में समझाता हूँ। तो चलो बच्चों, सबसे पहले ना मैं तुम लोगों को डायग्राम बनाना सिखाता हूँ कि हम इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे। एक सर्कल बना लो सारे बच्चे। मेरा सर्कल थोड़ा सा बेकार सा दिख रहा है हमेशा की तरह, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को मैं समझा दूंगा इसी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोले तो हम 4 पॉइंट्स बनाने वाले हैं। कहीं पर भी तुम बना सकते हो, सर्कल में किसी भी जगह पर बना सकते हो। बस यहाँ पर चारों के चारों पॉइंट सर्कल के अंदर होने चाहिए और सर्कल को टच करने चाहिए। और फिर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ठीक है, और कैसा भी तुम क्वाड्रिलेटरल बना दो, एकदम अच्छा जरूरी नहीं कि एकदम रेक्टेंगल या स्क्वायर की तरह बनाओ। तुम खिचड़ी भी बना सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक, तो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे जनरली मेरी आदत है ए बी सी डी नाम देने का, तो मैं यहाँ पर ए बी सी डी लिख देता हूँ। और हम यहाँ पे लिखेंगे भी कि लेट ए बी सी डी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी सी डी इज साइक्लिक, या फिर अरे यार इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में तो दिया हुआ था, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया तो मैं लिख ही देता हूँ कि भैया यहाँ पर तो क्वेश्चन में बोला गया था ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने भी तो ए बी सी डी नाम दिया है। तो ये हमारा ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, नॉट लेट। ठीक है, लेट हटा देना यहाँ से, हमारा बस ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके अंदर हमें डायगोनल्स बनाने हैं। डायगोनल्स क्या होता है, तो अपोजिट वाले पॉइंट्स को, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वाले कॉर्नर को मिलाने से जो लाइन बनती है ना उसको डायगोनल कहते हैं। ये पता होगा, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ कर के आ रहे हो, तो ये एक डायगोनल हो गया। उसी तरीके से बी और डी को अगर मैं मिलाता हूँ तो दूसरा डायगोनल बन जाएगा। तो ये मैंने इसका दूसरा डायगोनल बना दिया। अब ये दोनों जो डायगोनल्स है ना, ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट का नाम ई है। ये हमसे ऐसा क्वेश्चन में ही कहा गया है। साथ ही साथ अब हमसे देखो क्वेश्चन में कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है वो तुम्हें अब समझ में आएगा। पहले अगर मैं वहां पर समझाता ना, क्वेश्चन रीड करते समय कुछ नहीं आता, लेकिन डायग्राम में तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि इफ एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, डी बी सी, यानी कि ये वाला एंगल डी बी सी, तो ये वाला जो एंगल है ये है भैया 70 डिग्री का, बहुत सुंदर। और एंगल बी ए सी के बारे में बात किया गया, बी ए सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल हमसे दिया हुआ है, गिवन है ये पार्ट ना, ये सब गिवन है, इसको मैं गिवन लिख देता हूँ यहाँ पर कि भैया ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो डी बी सी है वो है 70 डिग्री का, एंड एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी ये एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, ओके। हमसे बोला क्या गया है, फाइंड बी सी डी, एंगल बी सी डी बोले तो ये कंप्लीट एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। पहला काम तो ये करना है, फिर दूसरा जो आगे काम दिया वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये एंगल कैसे पता किया जाए, तो तुम देखो बेटा, अगर ना ये जो ट्रायंगल बना है, कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी नाम का ट्रायंगल, अगर तुम ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में एक एंगल हमारे पास है। अगर मैं ये एंगल गलती से पता कर लिया, यानी कि अच्छे से पता कर लिया बेटा, तो ये एंगल निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। अब बोलोगे सर ये एंगल काहे पता करेंगे और क्यों पता करेंगे और कैसे पता करेंगे, तो पता करने का देखो रीज़न यही है कि हमें ये एंगल निकालना है और उसका कोई तरीका नहीं है। हमें यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है उसी का यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए इस एंगल को निकालना है। और ये एंगल तुरंत निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने तो देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा डायग्राम बनाने के बाद ही कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है बेटा ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि सेम सेगमेंट वाले एंगल है। मेरे भाई ये जो बी सी नाम का लाइन है वो एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या करता है, ऊपर में एक सेगमेंट उधर एक सेगमेंट बना देता है, तो इधर पतलू सा एक सेगमेंट है और इधर जो बड़ा सा है ना ये भी एक सेगमेंट है कॉर्ड वाले लाइन की वजह से। अब तुम देखो सी से डी के पास आया, बी से डी के पास गया तो ये एंगल बना, सी से बी ए के पास आया और बी से ए के पास आया तो ये एंगल बन रहा है। यानी कि ये दोनों एंगल सेम हमारे सेगमेंट में बने हुए हैं, इसलिए दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसको तुम बस लिख दो कि ना। अब हम लोग यहाँ से खेल शुरू करते हैं। हमारे पास जो एंगल बी ए सी दिया हुआ है ना, ये इक्वल है हमारे एंगल
सी डी बी के या बी डी सी लिख देता हूँ, बी डी सी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। तो बी डी सी के इक्वल है और दोनों हमारे 30 डिग्री के होंगे। रीज़न वही सेम सेगमेंट, शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सेम सेगमेंट। अब हमारे पास ये एंगल पता चल गया हम लोगों को कि ये भी 30 डिग्री का है। अब तुम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो कि इन ट्रायंगल बी सी डी, जो ट्रायंगल बी सी डी है उस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल है हमारे पास जिसका नाम है डी बी सी, जो हमें 70 डिग्री दिया है। एक एंगल है ये वाला जो हमने अभी फाइंड किया बी डी सी नाम का, और एक एंगल ये वाला है जिसका नाम है एंगल बी सी डी, जो कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि फाइंड करके बताओ। तो इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इसका वैल्यू दिया हुआ है 70, इसका वैल्यू हमने फाइंड किया 30, प्लस में हमारा एंगल हो जाएगा बी सी डी, इक्वल के उस साइड में आ गया 180, 70 और 30 होता है बेटा 100, प्लस में एंगल बी सी डी इक्वल के उस साइड में 180। 100 को अगर मैं उधर फेंक दूँ उठा करके, नहीं फेंकना नहीं है, प्यार से ट्रांसफर करना है उसका, तो जब इधर जाएगा तो इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से ये 100 उधर जाकर के जब माइनस होगा तो 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 होता है। तो एंगल जो हमारा बी सी डी निकल करके आ गया वो आ गया 80 डिग्री का। अब देखो, अब हमसे क्वेश्चन में ही गिवन है, अगेन हमसे ये चीज़ गिवन है। इसके बाद देखो हमको फाइंड क्या करना है ना, हमको ये बोला गया इसमें फाइंड करने के लिए ई सी डी एंगल फाइंड कीजिए। ई सी डी बोले तो देखो ई सी डी यानी कि ये वाला एंगल, अभी जो हमने कंप्लीट एंगल फाइंड किया है वो 80 डिग्री का है यहाँ से यहाँ तक। अब हमें बस ये वाला पार्ट फाइंड करना है, तो ये कितनी डिग्री का होगा इसके लिए हमें कुछ हिंट दिया हुआ है। हमसे बोला गया है कि ए बी और बी सी इक्वल है। हमारा जो ए बी ये वाला लाइन है और बी सी बोले तो ये वाला जो लाइन है वो इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है। तो यहाँ पर तुम ये देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है उस ट्रायंगल के अंदर ए बी और बी सी इक्वल है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ये ट्रायंगल ए बी सी जो बन रहा है इसमें ए बी और बी सी दो साइड इक्वल हैं। तो हमने क्या सीखा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो इसलिए जो हमारा ये 30 डिग्री का एंगल है जिसका नाम कहा दिया था यार बी ए सी दिया हुआ था ना, एंगल जो बी ए सी होगा वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के जिसका नाम बी सी ए रख सकते हैं अपन, एंगल बी सी ए के, और दोनों हो जाएंगे 30 डिग्री का। यानी कि ये देखो कंप्लीट एंगल 80 का है और इधर वाला है 30 डिग्री का, मतलब ये वाला 50 का होगा। खत्म क्वेश्चन। बाकी इसको लिखना कैसे वो देख लो। नाउ हमारे पास जो हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल जो हमारे पास ई सी डी हमारा बन रहा है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है। नहीं सॉरी, हमारे पास जो एंगल ई सी डी है अगर हमें ये निकालना है तो हम पूरे एंगल में से इसको माइनस कर देंगे। इसको मैं डायरेक्ट ई सी डी लिखूंगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों को समझना। मैं ये लिख देता हूँ कि हमारा जो एंगल हमने फाइंड किया बी सी डी, हाँ ये लिखता हूँ ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। देखो बच्चों, जो एंगल बी सी डी है वो 80 डिग्री का है। बी सी डी जो एंगल बना है वो दो पार्ट से बना हुआ है, एक नीचे वाला पार्ट एक ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट का नाम क्या है तो बी सी ए है, तो मैं बी सी डी के बदले में लिख सकता हूँ ना बी सी ए, और प्लस में ऊपर वाला पार्ट जिसका नाम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ई सी डी। तो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर से समझाता हूँ, ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों से मिलकर बना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये एंगल आएगा और इक्वल टू 80 लिख दिया। अब इसके बदले में तुम यहाँ पर 30 लिखो, प्लस में एंगल ई सी डी लिख दो, इक्वल के उस साइड में 80 कर दो। अब 30 को जब ट्रांसफर करोगे उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 80 में से 30 माइनस होकर 50 आ जाएगा, यानी एंगल ई सी डी जो होगा वो हमारा 50 डिग्री का होगा। चलो भाई, अगर किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न है ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तुम लोग टेलीग्राम पे आओ और अपने डाउट्स को हमसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी अपने डिस्कस कर सकते हो डाउट्स को। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो अगला हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो जो 7th वाला क्वेश्चन है बेटा ना, इसमें हमसे कह रहा है कि इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। यानी कि अगर कोई हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल्स है ना वो सर्कल के डायमीटर का भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना वो एक रेक्टेंगल होगा। ये हमें बोल रहा है प्रूव करने के लिए। कैसे प्रूव करेंगे, क्या है इसका तरीका, चलो समझाते हैं कॉपी में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है जिसका नाम मैंने रखा है ए बी सी डी। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि भैया ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब तुम्हें इस ए बी सी डी को ही ना एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो ध्यान से सुनो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें रेक्टेंगल कहना है ना तो एक छोटा सा काम करना पड़ता है। क्या काम, तो जो कॉर्नर्स में एंगल बनते हैं ना, ये वाले एंगल्स, ये जो वर्टेक्स में एंगल बनते हैं, ये एंगल्स हम लोगों को 90 डिग्री का शो करना पड़ता है।
यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल हमने 90 डिग्री का शो कर दिया तो समझ जाओ कि वो क्वाड्रिलेटरल एक हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। उसमें आप लोगों को अपोजिट साइड इक्वल ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्कल के अंदर ये ध्यान रखना कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर रेक्टेंगल शो करना है तो बस चारों एंगल को कर दो 90 डिग्री। तो अब हम लोग चारों एंगल को 90 डिग्री कैसे करने वाले हैं वो समझना। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा कि जो AC है और ये जो BD जो मैंने डायगोनल्स बनाए हैं ना, ये डायमीटर है सर्कल के। तो मैं यहाँ पर पहले AC का अगर बात करूँ, अगर मैं इस AC का बात करूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ कि AC इज डायमीटर। AC क्या है भैया? डायमीटर है। किसका डायमीटर है? सर्कल का। ऐसा क्वेश्चन में कहा है ना, कि मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कहा है कि हमारा ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स जो है वो सर्कल का डायमीटर है। तो अगर AC हमारा सर्कल का डायमीटर है तो मैंने एक थ्योरम तुम लोगों को शॉर्ट वीडियोस के थ्रू समझाया है। अगर तुम लोगों को थ्योरम में किसी भी बच्चे को डाउट है तो मेरे शॉर्ट वाले सेक्शन में जाकर के देख लेना, मैंने एक एक थ्योरम वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक सिंपल सा थ्योरम है जो तुम्हारे बुक में वैसे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो कई बार यूज होता है। थ्योरम क्या है ना बेटा, यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ कि किसी भी सर्कल में ना जब हमारे पास डायमीटर हो तो डायमीटर से ऊपर और नीचे दो सेमी सर्कल बन जाते हैं। वर्ड याद रखना, क्या वर्ड बन जाते हैं? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब ऊपर भी आधा सर्कल, नीचे भी आधा सर्कल। तो सेमी सर्कल में जो एंगल्स होते हैं ना वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि अगर हम डायमीटर का यूज़ करके सर्कल में कहीं पर भी एंगल बनाते हैं ना तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पर अगर AC हमारा डायमीटर है तो ऊपर वाला ये पार्ट और नीचे वाला ये पार्ट हमारा क्या होगा? सेमी सर्कल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल D बना हुआ है ना, जो A से D के पास गया और C से D के पास गया है, तो कंप्लीट एंगल D बना है। तो ये पूरा जो एंगल D है ये कितने डिग्री का होगा? 90 का होगा। और उसी तरीके से ये देखो C से B के पास आया और A से B के पास गया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। इसे हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल वाला एंगल, या एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ऐसे भी इसे बोला जाता है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ कि हमारे पास वी नो दैट, इसको मैं लिख भी देता हूँ एक बार, क्योंकि पहली बार अगर मैं कोई थ्योरम बताता हूँ तो वो मैं जरूर लिख देता हूँ ताकि बच्चों को याद रहे। वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। वो क्या होता है? एक राइट एंगल होता है। राइट ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल ADC होगा वो, और एंगल जो हमारा ABC होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के होंगे। ये वाला और ये वाला 90 डिग्री हो गया। अब तुम लिखो सिमिलरली हमारे पास उसी तरीके से, इसी तरीके से जो BD है भैया वो भी तो डायमीटर है ना, BD इज ऑल्सो डायमीटर, BD इज ऑल्सो अ डायमीटर, ये भी हमारा डायमीटर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अगर BD भी डायमीटर है तो ये देखो BD की वजह से इधर एक सेमी सर्कल और नीचे में एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये BC वाला जो एंगल बनेगा, BCD वाला एंगल, वो भी हमारा सेमी सर्कल वाला एंगल कहलाएगा। और ये वाला एंगल जो हमारा BAD वाला एंगल है ये भी हमारा सेमी सर्कल वाला एंगल कहलाएगा। तो हमारे पास एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के, और दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब तुम यहाँ पे लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो ABCD होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। इस तरीके से तुम लोगों को ये क्वेश्चन प्रूव करना था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैंने बताया ना, टेलीग्राम पे आ जाओ, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया 7th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, जो 8th नंबर का क्वेश्चन उसे बनाते हैं। 8th वाला क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, यानी कि हमें अगर एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसके नॉन पैरेलल वाले जो साइड है ना, अगर वो आपस में इक्वल हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो ट्रेपीजियम होगा वो भी एक साइक्लिक होगा, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये प्रूव करना है। यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे, क्या है तरीका, चलो कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम बना लिया है, और इसमें हमसे कहा गया है ना कि जो हमारे नॉन पैरेलल वाले जो साइड हैं, देखो दो ये तो पैरेलल साइड होते हैं, नॉन पैरेलल बोले तो ये दोनों साइड, तो ये जो नॉन पैरेलल साइड है ये आपस में इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे प्रूव करें? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आखिर खासियत क्या होती है?
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल का सम होता है ना, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे बी और डी को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा, ए और सी को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी एक अपोजिट एंगल का सम अगर ना 180 डिग्री शो कर दूं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये जो एंगल ए है और ये एंगल सी है, अगर मैं किसी तरीके से एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री अगर मैं ये शो कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत है। तो अब ये कैसे करना है, वही तिगड़म वाला काम है। इसके लिए छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये लाइन जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ना, ये पैरेलल होगा दूसरे वाले साइड के। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना, ये इसके मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है। उससे फ़ायदा क्या होगा वो बताता हूँ, पहले लिख लेता हूँ इस चीज़ को कि हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया है भाई, तो एक डीई नाम का लाइन बनाया है, एक डीई नाम का लाइन बनाया है जो पैरेलल है बीसी के। डीई और बीसी को हमने पैरेलल कर दिया। अब इससे आखिर फायदा क्या हुआ सर, इसको आप पैरेलल कर रहे हो, फायदा तो बता दो तनिक। चलो फायदा बताता हूँ। फायदा ये हुआ बेटा कि हमारे पास ना ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, बी सी डी ई नाम का क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर देखो ना ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर तुमने ये और ये पैरेलल कर दिया है ना, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। वो लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इन क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसका नाम है बी सी डी ई, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, और उसके अलावा जो ई बी है वो सी डी के पैरेलल है। जो ई बी नीचे वाला है वो ऊपर वाले सी डी के पैरेलल है, क्योंकि हमारा ये वाला लाइन और ये लाइन पैरेलल था। अगर ये और ये पैरेलल था तो इसका जो पार्ट होगा वो भी तो पैरेलल ही होगा। तो इस तरीके से हमारे जो अपोजिट साइड्स हैं वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं ना, तो इसका मतलब जो बी सी डी ई होगा हमारे पास, ये एक पैरेललोग्राम होगा। ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। अब बोलोगे सर पैरेललोग्राम कहाँ से आ गया, अभी इतना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये अगर पैरेललोग्राम हो गया बेटा ना, तो उससे तुम्हारा काम आधा से ज़्यादा हो चुका है। कैसे हो चुका है वो देखो। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि हमारे जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। तो इसका तो हमें ज़रूरत नहीं है, इस वाले का और इस वाले का हमें जरूरत पड़ेगा। तो मैं ये लिख लेता हूँ कि इसलिए हमारे पास जो डी होगा ना, वो इक्वल होगा बी सी के। डी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी के। कुछ बच्चों के दिमाग में, जैसे मैं भी छोटा था तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि ना यार, जब मैं ये लिख सकता हूँ कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कि मैंने डी को और बी सी को आपस में इक्वल भी बनाया है। तो वही दिक्कत है कि नहीं लिख सकते, वही गड़बड़ है यहाँ पर कि हमें इसे इक्वल प्रूफ ही करना पड़ता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो अब इससे फायदा क्या हुआ भैया, डी और बी सी को इक्वल करने से क्या फायदा हुआ, हमारे पास हमें शुरू में कहा गया था कि जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, सॉरी इक्वल है। ए डी बी सी के इक्वल दिया हुआ था और हमने डी को भी बी सी के इक्वल कर दिया। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डी और डी होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। ए डी भी बी सी के इक्वल है, डी भी बी सी के इक्वल है, तो ए डी और डी भी तो आपस में इक्वल होगा ना। तो ए डी इक्वल टू हमारा डी हो जाएगा। और अगर ए डी और डी इक्वल है, अगर ए डी और डी इक्वल है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारा ट्रायंगल ए डी ई बन रहा है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। इस वाले एंगल का नाम फिलहाल मान लो मैं एंगल नंबर 1 दे देता हूँ। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कि हमारा जो एंगल ए होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नंबर 1 के। ठीक है, ये डब्बे में कर दो क्लोज, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ मैंने लिखा है। हमने जो इतना सारा मेहनत किया ना, जो खिचड़ी बनाया है ना बेटा, ये खिचड़ी इसीलिए बनाया है ताकि मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो सके। अब क्या करूँ मैं, उसके बाद अब देखो ये जो इधर वाला एंगल तुम्हें दिख रहा है बेटा ना, ये वाला एंगल, इसका नाम दे दो एंगल नंबर 2। अब क्या होगा कि हमारा जो एंगल सी और एंगल 2 है, ये कैसे एंगल है, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर तुम एक काम भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ए डी ई, ये जो हमने काम किया ये ट्रायंगल के अंदर किया है, तो इसीलिए इसके मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ कि जो हमने ट्रायंगल ए डी ई के अंदर ये खिचड़ी बनाया। अब हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, जो हमारा पैरेललोग्राम जिसका नाम हमने बी सी डी ई रखा था, उस पैरेललोग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा जो एंगल सी है वो इक्वल हो रहा है एंगल नंबर 2 के, जो मैंने एंगल 2 यहाँ पर नाम दिया है, और एंगल सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। रीज़न क्या है, तो वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, सॉरी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसका रीज़न है। और यहाँ पर भी वही रीज़न है कि हमारे अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल साइड के, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। तो ये दो हमारे रीज़न भी हम लोग लिखते हुए चलेंगे। जब एग्जाम में हमें पूरे मार्क्स चाहिए तो हमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो इतना हो गया। अब इतना करने से फ़ायदा क्या हुआ भाई, थक गए क्या तुम लोग? मैं थोड़ा थक गया बोलते बोलते। देखो इतना करने से फ़ायदा ये हुआ कि तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। कैसे आ गया? हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 देखो लीनियर पेयर है। तो नाउ अब यहाँ पर हम लोग नौका चलाने वाले हैं, नाव चलाने वाले हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है भाई? रीज़न है हमारा लीनियर पेयर। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर है एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल जो 1 है उसे तो मैंने एंगल ए के बराबर कर लिया है प्रूफ, तो एंगल 1 के बदले मैं एंगल ए लिख सकता हूँ। और एंगल 2 को मैंने सी के इक्वल कर दिया है पहले ही, तो एंगल 2 के बदले में मैं एंगल सी लिख देता हूँ। तो ए प्लस सी हमारा इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ पर तुम लिखोगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम, जो हमारा ट्रेपीजियम है इसके अपोजिट एंगल का सम जो है वो कितना है? वो 180 डिग्री है। इसलिए जो मेरा ए बी सी डी होगा वो क्या होगा? इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस तुम्हें अपोजिट एंगल का जो सम है बेटा ना वो 180 डिग्री करना है। अगर तुमने ये काम कर दिया, ए प्लस सी कर दिया, मैंने शुरू में ही कहा था सबसे ज़रूरी काम ये है। अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो तुम्हारा आंसर आ गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। तो इस काम को करने के लिए इतना हम लोगों को खिचड़ी बनाना पड़ेगा, परपंच करना पड़ेगा। अगर एक बार में समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा ध्यान से देख लो, तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। 8th नंबर भी कंप्लीट। चलो जो 9th नंबर का क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। इस वाली वीडियो में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। तो देखो जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, इसका डायग्राम जितना वाहियात है इसका सॉल्यूशन उतना ही तुम्हें इजी लगेगा, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बस तुम्हें अपनी आंखें थोड़ी सी खोलनी पड़ेंगी, माइक्रोस्कोप की तरह जूम करके इसको समझना पड़ेगा कि आखिर डायग्राम में ऐसा क्या छुपा हुआ है जो हमें आराम से आंसर निकाल करके दे देगा। मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला है बेटा कि दो हमारे पास सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ना दो लाइन सेगमेंट है पॉइंट बी से गुजरता हुआ। एक लाइन है ए बी डी नाम का और एक लाइन है पी बी क्यू नाम का। ये दोनों लाइन इस पॉइंट बी से होकर के गुजर रहे हैं। उसके अलावा हमसे ये बोला गया है कि ये जो गुजर रहे हैं ना ये कहाँ कहाँ पर है, तो पॉइंट ए और डी पर होकर के जा रहा है ये वाला, यानी कि जो पहला लाइन है वो पॉइंट ए और डी में है और जो दूसरा वाला लाइन है वो पी और क्यू पर है। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे इसको बताने की इतनी जरूरत नहीं थी, डायग्राम तो दिया ही हुआ था। हमसे बोला क्या गया, क्या प्रूव करना पता है? हमें प्रूव करना है ए सी पी। ये ए सी पी वो वाला ए सी पी नहीं ना जो सी आई डी में रहता है, ए सी पी प्रद्युमन, वो वाला ए सी पी नहीं है, ये एंगल ए सी पी है। तो हमें एंगल ए सी पी को इक्वल करना है एंगल क्यू सी डी के। ई वाला जो एंगल तुम्हें दिख रहा है और ई वाला जो एंगल थोड़ा सा मार्क किया हुआ है, ये दोनों एंगल को इक्वल करना है। मैं डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला, डायग्राम बनाने जाऊंगा थक जाऊंगा। इतना इजी पीजी क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलोगे सर इजी पीजी कैसे है? इजी पीजी देखो बेटा, इजी पीजी कैसे है, बस तुम दो चीज़ में ध्यान देना ना, जो ए बी डी एंगल है, जो लाइन है, और जो पी बी क्यू है, दोनों इस पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं। मैं यहाँ पर बस एक तुम्हें छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये मान लो मेरा ए है, यहाँ पर बी होगा बीच में और इधर डी है, और उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ऐसे एक पी है और इधर क्यू गया है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बी है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए क्या, कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इतना बस याद रखना, बाकी तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखो ना बेटा। यहाँ पर जो एंगल बना है ना, ये वाला एंगल जिसका नाम है ए बी पी, ये वाला एंगल, और जो ये एंगल है जिसका नाम ए सी पी है, जो हमें करना है इसके इक्वल प्रूफ, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। बोलोगे कैसे इक्वल हैं सर? तो बेटा देख, ए पी नाम का हमारा लाइन सेगमेंट यहाँ पर है, इमेजिनरी लाइन तो समझ ले, और ये दोनों एंगल हमारे सेम सेगमेंट में होंगे। फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान से, ए से गया सी के पास, पी से गया सी के पास, तो ये ए सी पी एंगल बना। सेम टू सेम उसी तरीके से ए से गया बी के पास, पी से गया बी के पास एक लाइन, तो हमारा ए बी पी एंगल बना। यानी कि ये दोनों जो एंगल हमारे बने हैं ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे जो एंगल ए सी पी फाइंड करना है ना वो इक्वल है मेरे एंगल ए बी पी के।
और इसका रीज़न वही सेम सेगमेंट वाला है। मैंने इसके बारे में डिटेल में पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, जब मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4-5 सॉल्व करना सिखाया था, सेम सेगमेंट मैंने वहाँ पर भी बताया है, और मैंने शॉर्ट वीडियोस जो बनाया है ना उसमें भी तुम लोगों को थ्योरम समझाया है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो सेम सेगमेंट क्या होता है तो पिछला वीडियो देख लेना, नहीं तो शॉर्ट वीडियोज़ देख लेना। तो ये पहला काम हो गया। अब उसके बाद आओ दूसरा वाला एंगल, जो हमें एंगल QCD चाहिए ना, वो देखो। ये जो QCD एंगल है बेटा, ये वाला एंगल कैसे बना है? Q से गया C के पास, D से गया C के पास, तो QCD बना है। सेम टू सेम उसी तरीके से पता है ये वाला एंगल बना है, Q से गया B के पास और D से गया B के पास, तो ये एंगल बना है जिसका नाम QBD है। तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि मेरा जो एंगल QCD है ना, वो इक्वल है मेरे एंगल QBD के, और इसका रीजन सेम टू सेम वही है, सेम सेगमेंट वाले एंगल है। अब यहाँ पर देखो, ये जो दोनों मैंने एंगल लिखे हैं ना, ये कौन से एंगल है? यही दोनों एंगल का बात हो रहा है। देखो ना, ABP, QBD, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही समझा दिया था, बोला था ना बहुत ईजी पीजी है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखोगे तुम कि हमारा जो एंगल ABP है वो इक्वल है हमारे एंगल QBD के, और रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के होने की वजह से ये इक्वल है। तो अब हमें पता चल गया, इसको तुम इक्वेशन वगैरह ऐसे नाम भी दे सकते हो, तुम डायरेक्ट ना लिख करके ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तुम इसको ऐसे लिखोगे एग्जाम में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमें ये समझ में आ गया कि ACP भी इसके इक्वल था, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी कि एक तरह से कह लो कि इसके राइट वाला और इसके भी राइट वाला पार्ट इक्वल है। तो जब किसी भी दो इक्वेशन के राइट वाले पार्ट इक्वल होते हैं तो लेफ्ट वाला भी तो इक्वल होता है ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो इसका मतलब ये दोनों भी हमारे आपस में इक्वल होंगे। तो लिख दो तुम शॉर्ट में कि जो ACP प्रद्युमन है वो इक्वल होगा QCD के। खत्म, और कुछ करना ही नहीं था। बोला था ना, जितना खराब इसका डायग्राम है उतना ही अच्छा इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से तुम्हें इसको बनाना था। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन खत्म, 10th वाले के पास चलते हैं। तो देखो 10th वाले में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करोगे तब समझ में आएगा, डायरेक्टली यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं समझा देता हूँ जल्दी से, क्वेश्चन में ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं फिर ड्रॉ करके समझेंगे। इफ सर्कल आर ड्रॉ टेकिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर। वाह वाह, कितना मस्त सर्कल बनाया गया है। दो सर्कल बनाए गए हैं, और दो सर्कल जो बनाए गए हैं ना वो एक ऐसे टाइप से बनाया गया है कि ट्रायंगल के जो साइड है ना वो उस सर्कल के डायमीटर हैं। अभी बना के दिखाऊंगा तब तुम लोग समझोगे। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी कि जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगे वो हमारा थर्ड वाले साइड पर लाई करेगा। ऐसे तुम लोगों को कुछ तो समझ में नहीं आएगा। चलो डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि बोला क्या है और कैसे करना है। तो देखो बच्चों, कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम बनेगा। तुम मुझसे भी अच्छा बना लोगे मुझे पता है, बस मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। हमसे बोला ये है ना कि एक ट्रायंगल ABC है, कोई भी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के दो साइड हमारे पास ऐसे हैं कि हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है ना, दो सर्कल हमें ड्रॉ करने थे, बोला था क्वेश्चन में ना, ये दोनों सर्कल के लिए इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो डायमीटर का काम कर रहा है। जैसे ट्रायंगल का ये जो AB वाला साइड है वो इस वाले सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रहा है, और जो ट्रायंगल का AC वाला साइड है वो इधर वाले सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है, ये गिवन है। तो अब मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, क्योंकि बिना डायग्राम देखे तो समझ में नहीं आने वाला वो क्वेश्चन। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दो जगह पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट A पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट हमारे D पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमसे ये वाले पॉइंट के बारे में बात किया गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये वाले जो पॉइंट है ना जहां पर सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ट्रायंगल के थर्ड वाले साइड से होकर के गुजरती है। यानी कि इस हमको ये शो करना है कि ये जो पॉइंट हमारे पास है ना, मान लो इस पॉइंट का नाम मैं D रख देता हूं, तो ये जो पॉइंट D है वो इस BC वाले साइड से हो करके गुजर रहा है, या ऐसे कह लो कि जो D है वो BC पर लाई कर रहा है। ये हमें यहां पर प्रूव करना है। ये है क्वेश्चन का काम, ये है मेन इसमें क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन खतरनाक है, डायग्राम उससे भी खतरनाक है, सॉल्यूशन तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एकदम देखो बेसिक तरीका है, एक छोटा सा काम करो, एक लाइन ड्रॉ करो। ऐसे क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें प्रूव क्या करना है भाई कि D जो है वो सर्कल पे यानी कि BC के ऊपर लाई कर रहा है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया,
हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। तुम लोग ये भी लिख लेना कि लेट ए बी सी भी हमारा ए बी सी जो है वो ट्रायंगल है, ए बी डायमीटर इस सर्कल का, वो सभी लिख सकते हो शुरू में गिवन करके। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से शुरू करता हूँ ना, कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। तो हमने यहाँ पर ए से डी को ज्वाइन कर दिया है और कुछ नहीं किया है। ज्वाइन ए डी, हमने ए डी को ज्वाइन कर दिया। डी क्या है भैया, तो इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर लिख नहीं सकते, वही तो हमें प्रूफ करना है कि जो डी है वो बी सी के ऊपर एक पॉइंट है। फिलहाल बस डी तुम ये समझ लो कि डी जो है वो सर्कल के, जो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना दो जगह पर, एक ए पर और एक डी पर, तो वो वाला पॉइंट डी है हमारे पास। ठीक है, कैसे करेंगे आज जो समझाता हूँ। प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ में तुम लिखोगे ए बी जो है वो सर्कल का डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर। ए बी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, कि वो एक डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर है, इसका मतलब कि सर्कल का इधर वाला जो पार्ट होगा वो सेमी सर्कल होगा, इधर वाला जो पार्ट होगा सेमी सर्कल होगा। तुम इस वाले सर्कल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तुम बस इस वाले सर्कल पे फोकस करो। इसमें देखो ए बी डायमीटर है और इस ए बी से ही हमारा एंगल डी बन रहा है। देखो ना, ए से डी के पास मैंने लाइन बनाया है और बी से तो डी के पास पहले से है। तो ये जो ए डी बी नाम का एंगल होगा मेरा, ये वाला एंगल, ये सेमी सर्कल वाला एंगल होगा। तो इसलिए जो हमारा एंगल ए डी बी होगा वो सेमी सर्कल वाला होगा, और हमें पता है सेमी सर्कल वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेमी सर्कल। ठीक है, इज दैट क्लियर। सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, फिर से बता दिया यहाँ पर, कि हमारे पास डायमीटर से जब एंगल्स बनते हैं वो सेमी सर्कल वाले एंगल कहलाते हैं। ये हमारे पास हमेशा 90 डिग्री का होता है। और उसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास जो ए सी है वो भी डायमीटर है। ए सी इज ऑल्सो डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सेकेंड वाला सर्कल हमारा। तो यहाँ पर भी देखो, जो ए से डी के पास गया और सी से डी के पास गया, तो इधर जो एंगल बन रहा है ये भी हमारा सेमी सर्कल वाला एंगल है। तो जो एंगल हमारे पास ए डी सी होगा वो भी कितने का होगा, वो भी 90 डिग्री का होगा। और रीज़न उसका भी सेम टू सेम लिख देना कि वो भी भैया सेमी सर्कल वाला एंगल है, इसलिए होगा। अब यहाँ पर दोनों को आपस में ऐड कर दो। ये इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, और लिखो ऐड करते हैं हम लोग दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। कुछ बच्चों के दिमाग में अगर सर ऐड क्यों कर रहे हैं, तो देख बेटा, हम लोग करने वाले क्या है पता है, हम ना इसे आपस में लीनियर पेयर शो करने वाले हैं। कभी भी अगर लीनियर पेयर शो कर दो ना, तो वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रही है। तो लीनियर पेयर शो करने का तरीका क्या है, कि दोनों का जो सम है वो 180 कर दो। तो यहाँ पर इसीलिए ऐड कर रहे हैं कि हमारा जो एंगल ए डी बी है ना, अगर मैं उसमें ऐड करता हूँ एंगल ए डी सी को, तो ये हो जाएगा 90 प्लस में 90, यानी कि हमारा जो एंगल ए डी बी और ए डी सी हो गया, इनका जो सम निकल करके आ गया वो आ गया 180 डिग्री। अब तुम यहाँ पर जब ये दोनों का सम 180 डिग्री निकल करके आ गया है, तो तुम इसको अब लिख सकते हो कि जो एंगल हमारा ए डी बी है और एंगल ए डी सी है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आर फॉर्मिंग, ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर अगर ये बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर होता है भैया एक सीधी लाइन पे बनने वाले अगल बगल के दो एंगल। इसका मतलब बी डी सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, कि स्ट्रेट लाइन होगा। इसलिए बी डी सी, ठीक है, बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। जब बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव होता है यहाँ पर कि जो डी होगा ना, डी वो क्या होगा, वो लाई कर रहा है, डी लाइज ऑन थर्ड वाले साइड, जो हमारा थर्ड वाला साइड बी सी है ना, उसके ऊपर लाई कर रहा है। बस यही तुम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना था कि जो डी है वो इस वाले साइड के ऊपर लाई कर रहा है। और उसको प्रूव करने के लिए हमने इसको एक सिंपल सा लाइन यहाँ पर शो कर दिया कि भैया बी डी सी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से हमारा डी जो होगा वो बी सी के ऊपर लाई करेगा, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आई होप तुम लोगों को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोनो दिक्कत हो डिस्कस कर सकते हो। चलो, जो अगला क्वेश्चन है 11th और 12th नंबर के 2 क्वेश्चन बचे हुए, उनको भी आज हम लोग निपटा ही देते हैं। सो 11th वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए बी सी और ए डी सी हमारे दो राइट ट्रायंगल हैं और उनका एक कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी है। हमें प्रूव करना है कि सी ए डी और सी बी डी हमारे इक्वल होंगे। तो डायग्राम यहाँ पर भी नहीं दिया है। चलो मैं तुम्हें इसके डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या है और कैसे प्रूव करना है। तो देखो, यहाँ पर मैंने ना दो राइट ट्रायंगल बनाया है। ये देखो, ये ट्रायंगल है ए बी सी नाम का, जिसमें ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ये राइट ट्रायंगल होगा। और उसी तरीके से इधर ए डी सी नाम का ट्रायंगल है और इसका भी जो हाइपोटेन्यूज है वो ए सी है। हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया था कि कॉमन हाइपोटेन्यूज है। हमें करना क्या है पता है, हमसे बोला गया है कि भैया प्रूव कीजिए सी ए डी और सी बी डी इक्वल होंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल सी ए डी को
इक्वल एंगल सी बी डी के। ये एंगल आखिर बन कहाँ पर रहे हैं? तो सबसे पहले देखो सी ए डी है, सी ए डी बोले तो ये वाला एंगल, हाँ ये एंगल है हमारे पास सी ए डी। और सी बी डी वाला एंगल कौन सा है? तो सी बी डी अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पर हमारा एक लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ पहले, तब मुझे पता चलेगा एंगल सी बी डी कौन सा है। तो देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हमें आपस में इक्वल प्रूफ करना है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा है। कैसे करेंगे पता है? तुम ऐसे एक सिंपल सा काम करो, ये प्रूफ कर दो कि ये जो हमारा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया तो तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे प्रूफ करूंगा कि भैया ए बी सी डी एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? वो देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हमको साफ साफ अपनी आंखों से, ए बी सी डी नाम का, इसमें एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री का, और जो एंगल डी है वो भी है 90 डिग्री का अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ये गिवन है, इसको हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है कि भैया क्यों इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, अगर मैं ऐड करता हूँ दोनों को, तो इनका सम क्या निकल रहा है? एंगल बी प्लस एंगल डी क्या निकल रहा है? 90 प्लस 90 निकल रहा है, और 90 प्लस 90 होता है 180। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू हो गया हमारे पास 180। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल, जो हमारे अपोजिट एंगल का सम है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। ये क्या है भैया? 180 डिग्री है। इसलिए जो ए बी सी डी होगा, जो हमारा ए बी सी डी होगा वो एक साइक्लिक होगा। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो यहाँ पर इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने से फायदा क्या होगा? अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब कि यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। मैं भी सर्कल बनाऊंगा तो मेरा सर्कल बहुत खराब सा बनेगा, जैसे रोटी में बहुत खराब बनाता हूँ वैसी सर्कल बनेगा। तुम लोगों को बनाना भी नहीं एग्जाम में, बस तुमने प्रूव कर दिया ना कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस उतना ही काफ़ी है। इसके ऊपर सर्कल वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पर मान लो मेरा पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट मेरे पास डी है, यहाँ पर पॉइंट सी है, और यहाँ पर पॉइंट मेरे पास बी है। अगर मैं सबको ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत यही होती है कि सर्कल के कॉर्नर्स में उसके एंगल हमारे टच, यानी जो कॉर्नर्स होते हैं वो टच होते हैं, वर्टेक्स टच होते हैं। अब यहाँ पर देखो होगा क्या ना, मैजिक होगा एक। मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ AC को, और ऐसे मैं BD को मिला देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर किया था। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल जो है ना, ये हमारे सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं। यहाँ पर हमारा CD जो लाइन है उससे नीचे में एक सेगमेंट बन रहा है और ऊपर में एक सेगमेंट बन रहा है। D से गया A के पास, C से गया A के पास, तो ये एंगल बना। वैसे D से गया B के पास, C से गया B के पास, तो ये एंगल बना। यानी कि ये दोनों एंगल हमारे सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे कि इन दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या ऐसे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि हमारे पास जो एंगल CAD है, जो हमारा एंगल CAD है वो इक्वल होगा हमारे एंगल CBD के, क्योंकि वो हमारे सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं। इसका डिटेल में यहाँ पर तुम लोग एग्जाम में जब बनाओगे ना, तो डिटेल में यहाँ पर थ्योरम लिखना कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, वैसे करके लिखना जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में तुम लोगों को लिख करके सिखाया था। फिलहाल बस मुझे समझाना है, तो बस मैं इस तरीके से समझा दे रहा हूँ कि ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। जो हमें इक्वल करने के लिए दिया है हम वो डायरेक्टली इक्वल लिख सकते हैं, बस हमें ये प्रूव करना है कि ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस तरीके से तुम्हारा 11th वाला क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा, इजी पीजी तरीका है, सबसे ईजीएस्ट तरीका है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर का, उसे बना लेते हैं जल्दी से। सो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना 12th नंबर का, ये और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है पिछले वाले से भी। हमें इसमें बोला गया है प्रूव कीजिए कि हमारे पास जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा ना वो एक रेक्टेंगल होगा। यानी कि जैसे साइक्लिक ट्रेपीजियम हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, उसी तरीके से जब हमारे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा तो वो जो पैरेललोग्राम होगा ना वो हमेशा एक रेक्टेंगल ही होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, चलो समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो कुछ इस तरीके से पहले तुम डायग्राम बना लो, एक डब्बा बना दो सर्कल के अंदर, यानी क्वाड्रिलेटरल बना दो। और ये जो क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया है इसके बारे में ही बताया गया हमसे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक्चुअल में एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि जो आपने ड्रॉ किया साइक्लिक जो बनाया यहाँ पर, ये एक पैरेललोग्राम है। हमें इसी पैरेललोग्राम को शो करना है कि ये हमारा एक रेक्टेंगल होगा। तो देखो बच्चों, किसी भी पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल शो करना है तो सिर्फ एक तरीका वहाँ पर है, तुम क्या करो उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का शो कर दो।
बस एक एंगल, चारों एंगल भी नहीं करना है। जैसे एक उस वाले क्वेश्चन में चारों एंगल को करना पड़ता ना 90 डिग्री, जो हमारे पास वहाँ पर एक आया था क्वेश्चन, तो हम लोगों को 90 डिग्री करना पड़ा था। यहाँ पर वैसा भी नहीं करना है। वहाँ पर क्योंकि हमारे पास सर्कल के अंदर हमने क्वाड्रिलेटर बनाया था, इसलिए चारों एंगल को हमने 90 डिग्री किया था। यहाँ पर ये पहले से ही एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, अपोजिट साइड हमारे इक्वल होते हैं। ये और ये पहले से इक्वल है, ये और ये पहले से इक्वल है। तो बस अगर मुझे इसे एक रेक्टेंगल कहना है ना, तो कोई भी एक एंगल मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री शो करना पड़ेगा, और वो काम बहुत आसान है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव ये करना है कि हमारा जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, क्या सबूत है हमारे पास, हमारे पास क्या सबूत है। जब तुम एग्जाम में प्रूव वाले क्वेश्चन को बनाओ तो इस तरीके से जरूर लिखो। जैसे यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, इन प्रूफ तो सॉरी टू प्रूफ तो मैंने लिखा है, लेकिन हमारे पास प्रूफ क्या है वो मैंने नहीं लिखा था, तो ऐसे यहाँ पर प्रूफ भी जरूर लिख देना, ठीक है। तो वापस आ जाओ इस क्वेश्चन के पास। हमारे पास प्रूफ क्या है, सिंपल सा प्रूफ है। जैसे मैं अगर एंगल ए को देखूँ और एंगल सी को देखूँ, तो ये दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए क्या होगा भाई, एंगल सी के इक्वल होगा, और इसका रीज़न क्या है कि ये हमारे अपोजिट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। और ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर एंगल ए में एंगल सी को प्लस करता हूँ, तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री भी होगा। और इसका रीज़न क्या है कि ये एक साइक्लिक भी है। इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट थे, और सम जो 180 हो रहा है उसका रीज़न क्या है कि ये हमारा एक साइक्लिक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है उसका सम। तो यहाँ पर लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक पैरेललोग्राम, जो लिखना चाहो वो लिख लो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एंगल ए को तो एंगल ए रहने देता हूँ, सी के बदले में भी एंगल ए लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों तो इक्वल कर दिया है मैंने यहीं पर। एंगल ए और एंगल सी मैंने पहले इक्वल कर दिया है, तो सी के बदले में एंगल ए लिखा जा सकता है, या फिर ए के बदले में भी तुम एंगल सी लिख सकते हो। इक्वल की उस साइड में 180 आ गया, ये हो गया हमारा 2 एंगल ए और एंगल ए प्लस होकर के इक्वल की उस साइड में 180, 2 को ट्रांसफर कर दो तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 2, यानी कि एंगल ए का जो वैल्यू निकल करके आ गया वो आ गया 90 डिग्री। और अगर एंगल ए 90 डिग्री का है तो तुम यहाँ पर लिखोगे कि इन पैरेललोग्राम ABCD वन एंगल इज 90 डिग्री। हमारा एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए जो ABCD होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। खेल खत्म इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का, और इस पूरे के पूरे चैप्टर का। हैंस प्रूव्ड। तो बच्चा पार्टी मैंने तुम लोगों को सर्कल चैप्टर का एक एक क्वेश्चन डिटेल में करा दिया है। अगर तुम लोगों को अभी भी कोई डाउट हो, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, खुद भी डिस्कस कर सकते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं, और मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं भी वहाँ पर तुम्हारे कमेंट्स के रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ पर तुम डिस्क्रिप्शन में भी डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसका भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं रेगुलर अपडेट्स वगैरह दिया करता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम वगैरह मत चलाना, वैसे इंस्टाग्राम का भी मेरा आईडी है, लेकिन तुम लोगों को फॉलो करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा रील देखने में वहाँ व्यस्त हो जाए, ठीक है। बाकी जो अगले वीडियोज़ हैं ना, अगले चैप्टर्स के, जैसे कि हीरोन्स फार्मूला वगैरह, इनके भी पुरानी वीडियोज़ तुम लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी तुम्हें अगर नए वीडियो ही चाहिए तो थोड़ा सा वेट करो, मैं बहुत जल्द इसके भी वीडियोज़ बनाऊंगा, और इसके आगे के जो हमारे एक्सरसाइजेस हैं 11, 12 वाले चैप्टर, उनका भी वीडियो जल्द से जल्द हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर इतने ही रुकते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए सारे बच्चे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट में। थैंक यू वंस अगेन बच्चा पार्टी।